हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़ और उसमें हम लोग कवर कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का आज आप लोगों का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग संगम युग के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी जो एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित पूछे जाते हैं। ठीक है, स्पेशली मैं फोकस करूँगी संगम काल पर यहाँ पर मेरा फोकस ये रहेगा कि आप लोग क्वेश्चन ज़रूर से सॉल्व करिए और किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आप लोगों को मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगी। जो भी सीरीज़ आप लोगों की चली है, स्टार्टिंग से मैंने आप लोगों का पॉलिटी कवर करवाया है, उसके बाद एनवायरनमेंट हमने कवर किया था, सर ने मॉडर्न हिस्ट्री कवर किया था, साथ ही मिडिवल हिस्ट्री, इसके साथ ही ज्योग्राफी अभी चल रहा है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट आपकी ख़त्म हो चुकी है। आज आप लोगों का लास्ट टॉपिक है और जो भी बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनमें से आप जो भी पढ़ना चाहते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। तो अगर संगम शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब होता है मिलन। ठीक है, एक संस्कृत वर्ड है और इसका मतलब होता है मिलन। यहाँ पे प्राचीन भारत में कृष्ण और तुंगभद्र जो नदियाँ हैं, इनके आसपास जो भी तमिल कवि या विद्वान रहा करते थे उनका एक संगोष्ठी टाइप का होता था, एक मिलन टाइप का होता था। इसमें 3 मुख्य डायनेस्टीज़ का वर्णन मिलता है। एक चोल है, दूसरा चेर है और तीसरा पांड्य है। ठीक है, अगर मैं आपको लोकेशन बताऊँ तो कुछ इस तरह लोकेशन होती है जिसमें यहाँ पे आते हैं आपका चोल साम्राज्य, इसके बाद इधर पे आते हैं चेर साम्राज्य और यहाँ पे आते हैं पांड्य साम्राज्य। ठीक है, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखा गया है। यहाँ पे ये जो संगम आयोजित किए जाते थे ये पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित किए जाते थे। पांड्य राजाओं का उल्लेख जो है ये प्रथम बार मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था और उन्होंने बताया था, एक विवरण दिया था कि यह प्रदेश जो है ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पर्ल्स के लिए फेमस था पांड्य राज्य। इसके साथ ही अशोक का जो सेकेंड इंस्क्रिप्शन इसमें चोल, चेर, पांड्य, केरल पुत्र, सतीय पुत्र का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये सभी जो है राज्यों का वर्णन जो है अशोक के सेकेंड इंस्क्रिप्शन में भी मिलता है। इसके साथ ही अगर संगम युग की तिथि की बात की जाए तो ये लगभग 3री सदी से लेकर 6ठी सदी के बीच में, यानी कि 3rd सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी तक माना जाता है। ठीक है, ज़्यादातर ये जो संगोष्ठी हुआ करती थी ये तमिल कवि और विद्वानों के द्वारा की जाती थी। संगम साहित्य के विभाजन की बात की जाए तो 3 प्रमुख विभाजन किए गए हैं इसका। ठीक है, तो ये सभी साहित्य का विभाजन किया गया। कुछ नाम जो है क्योंकि संस्कृत में दिए गए हैं, संस्कृत और साथ ही तमिल भाषा में है, यहाँ पे नाम थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। करना क्या है आपको, जब आप 2-3 बार ये नाम पढ़ेंगे तो एक बार को आपके माइंड में कहीं पे ये सेव हो जाएगा, मतलब ये डेटा सेव हो जाएगा कि इस तरह के नाम जो हैं ये हमने इससे रिलेटेड पढ़े थे। और इसके साथ ही क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो संगम साहित्य का जो विभाजन है, सबसे पहला है पत्थु पत्तु, फिर इत्थु थोक्के और पादीनेन कीलक नक्कून। ठीक है, इस तरह से विभाजन किया गया है संगम साहित्य का। ये तीनों ही वर्ड्स आप लोग याद कर सकते हैं। तिरुवल्लुवर एक तमिल विद्वान माने जाते थे। इन्होंने कुरल की रचना की है जो कि एक तमिल साहित्य ग्रंथ है। ठीक है, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है संगम कहाँ आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो 3 प्रमुख संगम हैं और तीनों का आयोजन जो है उसका स्थान पूछा जाता है, अध्यक्ष पूछे जाते हैं और कौन से ग्रंथ का वर्णन किया गया है, मतलब कौन सा ग्रंथ जो है वो रचा गया है उस ड्यूरेशन में। तो पहला संगम जो है ये मदुरा में हुआ था। याद कैसे करना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, एक टाइमलाइन, रफ टाइमलाइन याद कर लीजिए। ये है लगभग 4000 वर्ष पूर्व, ये है लगभग 3700 वर्ष पूर्व और ये तीसरा वाला जो है लगभग 2000 वर्ष पूर्व है। इस तरह से याद कर लीजिए। इसके बाद स्थान तीनों एक साथ याद करिए, मदुरा, कपाटपुरम, मदुरा, मदुरा, कपाटपुरम, मदुरा। ठीक है, मदुरा को मदुरई भी कहा जाता है, तो यहाँ पे मदुरा, कपाटपुरम, मदुरा, ये तीनों एक साथ याद कर लीजिए, मदुरा, कपाटपुरम, मदुरा। इसके बाद अध्यक्ष जो है वो एक साथ याद कर लीजिए, अगस्त, फिर अगस्त के साथ तोलका पियर। ठीक है, यहाँ पे तोलका पियर भी आते हैं और तोलका पियर, अगस्त, तोलका पियर एक साथ, और नक्कीरर, ये तीसरे हैं। ठीक है, तो तीसरा संगम में अध्यक्ष कौन थे, नक्कीरर थे। अगस्त, तोलका पियर
और नक्कीरर। इसको याद करने के लिए आपको निमोनिक्स बनाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसके साथ अगर ग्रंथ की बात की जाए तो पहले संगम का कोई भी ग्रंथ जो है उपलब्ध नहीं है, इससे संबंधित कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। दूसरे संगम में क्योंकि तोलकाप्पियर अध्यक्ष थे तो इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है तोलकाप्पियम। ठीक है, तोलकाप्पियम जो है ये लिखा गया है कि सेकेंड संगम का ग्रंथ माना जाता है। तीसरे संगम जो है इसके अध्यक्ष थे नक्कीरर और इसमें ये सभी ग्रंथ जो हैं ये लिखे गए हैं। प्रश्न पूछा नहीं गया है इसलिए यहाँ पे मैं आपको बता नहीं रही हूँ, बस नोट्स के माध्यम से आप लोग एक बार चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि इलांगो ने एक ग्रंथ लिखा है, एक इलांगो व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, इनके द्वारा लिखा गया है शिल्पादिकरम। अभी ये शिल्पादिकरम जो है ये तमिल जनता की राष्ट्रीय काव्य माना जाता है। नेक्स्ट है सीतले सतनार जो कि मणिमेकले की रचना किए थे। ठीक है, तो इन व्यक्ति सीतले सतनार ने मणिमेकले की रचना की थी। इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ये रचनाएं क्या हैं। अभी इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिकली किस टॉपिक पे बेस्ड है ये, या फिर इसके अंदर किस तरह की रचना जो है वो किस सब्जेक्ट पे बेस्ड है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग उसको डिटेल में देख लेंगे। इसके साथ ही कम्बन आते हैं, तो कम्बन जो है इनके द्वारा रामायण रची गई थी जिसका नाम है ई रमावतारम। ठीक है, तो यहाँ इनके द्वारा रामायण की रचना की गई थी, रामायण को ट्रांसलेट किया गया था लगभग संस्कृत साहित्य में। तो यहाँ पे ई रमावतारम जो है ये तमिल में लिखी गई रामायण है। इसके साथ ही संगम साहित्य के विवरण की बात की जाए तो इसके अनुसार माना जाता है कि चोल राज्य जो है वो लगभग आंध्र प्रदेश संबंधित जो भी जगह हैं यहाँ पे पाया जाता है। पांड्य जो है वो तमिलनाडु वाला रीजन, जो करंट डे तमिलनाडु वाला रीजन है वो आप लोग याद कर सकते हैं, और चेर जो है वो लगभग केरला वाला जो रीजन है वो आप लोग याद कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से ये डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे ये लोकेशन है इसकी। चोल राजाओं की बात की जाए तो यहाँ पे मैंने आपको चोल पांड्य संबंधित राजा और उनकी डिटेल जो है ऑलरेडी आपको बता रखी है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट राजा जो हैं चोल राजा, ये करिकल को माना जाता है, काफ़ी वीर राजा हुआ करते थे, ब्राह्मण मत के थे। ठीक है, तो ब्राह्मणों का संरक्षण देते थे। इसके साथ ही इन्होंने एक पत्तन का निर्माण करवाया था, एक पोर्ट का निर्माण करवाया था जिसका नाम था पुहार। ठीक है, तो पुहार पत्तन का निर्माण करवाया था और इसके साथ ही इनके द्वारा कावेरी नदी पे बांध भी बनाया गया था। चोल साम्राज्य की एक बहुत अच्छी विशेषता थी कि यहाँ पे जो ग्रामीण प्रशासन था यानी कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये काफ़ी अच्छा माना जाता था। ठीक है, ऐसा उत्तर मेरूर अभिलेख में लिखा गया है कि इनका जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट आता है चेर साम्राज्य। तो यहाँ पे सेनगुटवन जो थे इन्होंने अधिराज की उपाधि ली थी जो कि चेर साम्राज्य के हुआ करते थे। अभी चेर साम्राज्य की कैपिटल आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संगम युग के महाकाव्य को अब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 5 मेन महाकाव्य के बारे में जाना जाता है। अभी मैंने आपको नाम भी बताया है। पहला नाम है शिल्पादिकारम, दूसरा है मणिमेखले, तीसरा है जीवक चिंतामणि, फोर्थ है वलेपति, और 5वां ग्रंथ जो है, 5वां जो महाकाव्य है ये है कुंडलकेशी। ये सभी जो महाकाव्य हैं इनमें से सिर्फ 3 ही अवेलेबल हैं। ठीक है, 3 ही जो हैं ये पाए गए हैं, बाकी 2 जो है ये अभी पाए नहीं गए हैं, मतलब अभी मतलब कि इन अ सेंस इनके कोई भी डेटा जो है अवेलेबल नहीं है, ये मिले नहीं हैं, साक्ष्य अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही जो है अवेलेबल हैं और इनसे हमें उस समय के जो जीवन हुआ करता था, जो सोसाइटी हुआ करती थी, इसके बारे में ज्ञात होता है। ठीक है, तो याद कर लीजिए शिल्पादिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि। ठीक है, अब हम लोग शॉर्ट में देखेंगे कि है क्या ये सभी जो ग्रंथ हैं या महाकाव्य हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है शिल्पादिकारम। ये एक तरह से एक व्यक्ति, एक पात्र है, नूपुर, इनकी कहानी है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? इलांगो अदिगल के द्वारा लिखी गई है, जो कि माना जाता है कि चेर राजा शेनगुटवन के भाई हैं। अभी किसी बुक में इनको भाई होने का कहा जाता है, क्लेम किया जाता है, और कुछ बुक्स में इनका बेटे होने का क्लेम किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब ये कहीं ना कहीं रिलेशन में आते थे चेर राजा शेनगुटवन के। जैन धर्म से प्रभावित थे। इसके साथ ही इनको मतलब इस पर्टिकुलर महाकाव्य को तमिल का इलियाड भी कहा जाता है।
ठीक है। सीधे स्टेटमेंट याद करिए, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए हैं, बस आप लोग याद कर लीजिए। शिल्पाधिकारम, इसका जो कथा का क्षेत्र है ये कावेरी पट्टनम पुहार। ठीक, तो यहाँ पे जो नायक हैं वो कोवलन हैं और नायिका जो है ये कणगी हैं, जो कि व्यापारी की कन्या है, और कोवलन जो है ये व्यवसायी हैं। इनके बीच में प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं आप। एक पर्टिकुलर सीरीज़ है यूट्यूब पे अवेलेबल है, भारत एक खोज, उसमें इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे भारत एक खोज अगर आप लोग सीरीज़ देखेंगे तो उसमें बहुत सारे नाटक आपको दिखेंगे जो कि एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे आप लोगों को स्टोरीज़ मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें पता चलेगा आपको कि कौन सी डायनेस्टीज़ में किस तरह के लोगों का जीवन हुआ करता था, किस तरह से सोसाइटी थी। इसका वर्णन बहुत अच्छे से किया गया है, और क्योंकि सीरीज़ है और आप लोग देख सकते हैं, मे बी क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना उसका पिक्चराइजेशन है तो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है या थोड़ा ओल्ड लग सकता है, बट क्योंकि आपको उनको हिस्ट्री समझनी है तो आप लोग देख सकते हैं उसको। अभी यहाँ पे ये जितनी पूरी स्टोरी है ये सब लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पीडीएफ जो है ये आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सीरीज़ भी खत्म हो गई है तो इससे रिलेटेड जितना भी पीडीएफ है ये आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ पे आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हैं। जानना ये है कि ये जो शिल्पाधिकारम है ये एक प्रेम कथा है, लव स्टोरी है। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग करके पूछा गया है कि जितने भी महाकाव्य हैं वो किस टॉपिक पे बेस्ड हैं। नेक्स्ट है मणिमेखली। यहाँ पे ये एक बौद्ध पुस्तक मानी जाती है और ये एक्सटेंशन है शिल्पाधिकारम का। तो शिल्पाधिकारम में जो नायक हैं नायिका हैं, इनकी एक पुत्री होती है, इसकी कहानी जो है मणिमेखले में लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पे ये डेटा जो है आप लोग देख सकते हैं। इसको तमिल साहित्य का ओडिसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जीवक चिंतामणि। ये कवि जो हैं तिरुक्त देवर, इनके द्वारा लिखा गया है। कवि तिरुक्त देवर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, एक व्यक्ति की कहानी है जिनकी 8 रानियां हुआ करती थी और बाद में ये जैन भिक्षु बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कुछ जगहों पे जैन प्रभाव देखने को मिल रहा है और कुछ जगहों पे बौद्ध धर्म का प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जीवक चिंतामणि किस पे बेस्ड है? जैन धर्म पे बेस्ड है। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था यहाँ पे मणिमेखले, ये एक बौद्ध पुस्तक थी। ठीक है, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नोट्स के साथ। तो यहाँ पे दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पल्लव, इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। संगम युग के बारे में हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। संगम कालीन जो साहित्य है इसमें पाया गया है कि कून, को या मनन, ये तीनों ही शब्द जो हैं राजा के लिए यूज़ किए गए हैं। कून, को, मनन। ठीक है, ये सभी शब्द जो हैं ये राजा के लिए यूज़ किए गए हैं। इसके बाद अगर संगम की बात की जाए तो ये लगभग गोष्ठी की तरह माना जाता है। ठीक है, जो कि कवियों और विद्वानों की परिषद हुआ करती थी। और इन जो भी संगम हुए हैं इसमें जो कवियों की रचित जो साहित्य है इसको संगम साहित्य का नाम दिया गया है। संगम साहित्य जो है ये तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन अंश माना जाता है जो कि अवेलेबल है। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। इसकी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखी है। दक्षिण भारत में आर्यकरण, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आर्यकरण जो है यानी कि जिस तरह से आर्यंस के द्वारा वैदिक लिटरेचर का जो स्टार्ट किया गया था नॉर्थ इंडिया में, उसी तरह से साउथ इंडिया में जो आर्यकरण किया गया है इसका श्रेय महर्षि अगस्त्य को जाता है। इनको तमिल साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तोल्कापियम की बात की जाए तो ये द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट बचा हुआ ग्रंथ है। इसमें अगर बात की जाए तो ये व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि जिस तरह से टॉपिक पूछे जाते हैं इस तरह से ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि तोल्कापियम किस पे बेस्ड है, तो यह एक व्याकरण ग्रंथ है जिसकी जो रचना है ये सूत्र शैली में की गई है। इंपॉर्टेंट है, सूत्र शैली में की गई है। ठीक है, व्याकरण के साथ साथ ये काव्य शास्त्र भी है। ठीक है, तो व्याकरण यानी कि ग्रामर, साथ ही पोएट्री, काव्य शास्त्र। ठीक है, कौन सी शैली में लिखा गया? तो सूत्र शैली में लिखा गया। नेक्स्ट है शिल्पाधिकारम। ये इलांगो अदिगल के द्वारा लिखा गया। माना जाता है कि इलांगो अदिगल जो है ये चोल नरेश करिकल के पौत्र थे।
इस ग्रंथ में पुहार या फिर कावेरीपट्टनम के एक व्यापारी के पुत्र हैं जिनका नाम है कोवलन और इनकी पत्नी है कनग्गी। इनकी एक दुखद और मार्मिक कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसको काइंड ऑफ प्रेम कथा जैसा भी मान सकते हैं। इसके बाद तिरुकुरल या फिर सिर्फ कुरल, ये नाम से आप लोग देख सकते हैं। ये एक काव्य रचना है जिसमें नीति शास्त्र का वर्णन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, काव्य रचना है, नीति शास्त्र का वर्णन किया गया है और तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसको सिर्फ कुरल नाम से भी आप लोग याद कर सकते हैं, कुरल भी पूछा जाता है। इसके साथ ही तोल्कापियम ने तमिल भाषा के व्याकरण की पुस्तक लिखी है जिसका नाम है तोल्कापियर। कुरल की बात की जाए, ये जो कुरल मैंने आपको बताया था, ये तमिल साहित्य का बाइबल माना जाता है। इसके साथ ही इसको लघु वेद भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, लघु वेद भी कहा जाता है। इसको मुप्पाल भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, मुप्पाल भी कहते हैं। इसकी रचना जो है तिरुवल्लुवर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट कुछ और बातें हम लोग जानेंगे चोल साम्राज्य, चेर साम्राज्य और पांड्य साम्राज्य के बारे में, मतलब संगम काल में जिन तीनों ही साम्राज्य का वर्णन किया गया था इसके बारे में। तो चोलों के बारे में मैंने आपको बताया कि इनका रूरल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, यानी कि इन लोगों का ग्रामीण प्रशासन जो था ये काफ़ी अच्छा माना जाता था। ऐसा उत्तर मेरूर के अभिलेख में लिखा हुआ है। चोलकालीन जो गांव होते थे, इनकी गतिविधियों के लिए जो देखरेख करने वाली जो कार्यकारिणी समिति हुआ करती थी, इसे वारियम कहा जाता था। चोल साम्राज्य से पत्थर और धातु की भी काफ़ी संख्या में मूर्तियां जो हैं ये प्राप्त हुई है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है नटराज शिव मूर्ति, ठीक है, जो कि कांस्य धातु में प्राप्त हुई है। इसके साथ ही शिव की दक्षिणा मूर्ति, जिसमें शिव को एज अ गुरु या फिर शिक्षक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि कन्फ्यूजन होती है। नटराज शिव की मूर्ति भी चोल साम्राज्य से प्राप्त हुई है, इसके साथ ही शिव की मूर्ति जो है दक्षिणा मूर्ति के रूप में भी प्राप्त हुई है। यहाँ पे नटराज में एज अ डांसिंग शिवा दिखाया गया है और कहा जाता है कि थोड़ा फियर्स रूप में, मतलब थोड़े गुस्से में है। और उसके साथ दक्षिणा मूर्ति जो प्रतिमा मानी जाती है, तो यहाँ पे शिव को एज अ गुरु या फिर शिक्षक के रूप में दिखाया गया है। चोल साम्राज्य की बात की जाए तो यहाँ पे अश्व, गज, पैदल सैनिक के साथ साथ इनकी नौसेना जो थी वो भी काफ़ी शक्तिशाली हुआ करती थी और नौसेना की सहायता से ही इन्होंने कई ऐसे जगहों पे कैप्चर किया है जो कि इंडिया से काफ़ी दूर हैं, जैसे कि सिंघल यानी कि श्रीलंका, इसके साथ ही मालदीव्स और श्री विजय, इन सभी द्वीपों पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की है। चोल साम्राज्य की बात की जाए तो जब राजा अपने पद पर होते थे उसी समय ये अपने उत्तराधिकारी का चुनाव कर लेते थे। ठीक है, तो ऐसा ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव जो था ये करवा लिया जाता था। चालुक्यों की राजधानी जो थी ये वातापी हुआ करती थी और इसके जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं ये पुलकेशिन प्रथम माने जाते हैं। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम जो हैं इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इसके साथ ही अगर सबसे योग्य शासक की बात की जाए तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय। इनसे संबंधित एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है ऐहोल अभिलेख। इससे इनके उपलब्धियों के बारे में विवरण मिलता है। इसके साथ ही इसकी रचना जो है वो रवि कीर्ति के द्वारा की गई थी। चालुक्यों के शासनकाल की बात की जाए तो यहाँ पे महिलाएं जो थी इनको उच्च पदों पे नियुक्त किया जाता था। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे महिलाओं की स्थिति जो थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी चालुक्यों के समय में। एक और चीनी यात्री जो हैं चालुक्यों के शासनकाल में इंडिया में एंट्री करते हैं, चीनी यात्री थे, इनका नाम था मातवालन। ठीक है, तो मातवालन जो हैं ये इंडिया में आते हैं। कब आते हैं? चालुक्यों के समय में आते हैं और इन्होंने चीन और भारत के संबंधों का विवरण जो है वो अपनी जो किताब है, ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है। यवन प्रिय शब्द जो है एंशिएंट हिस्ट्री में ये काली मिर्च के लिए यूज़ किया जाता था, क्योंकि ये यूनानियों और रोम वासियों के लिए काफ़ी प्रिय था, मतलब वहीं से लाया गया था इसको। काली मिर्च जो थी ये यवन प्रिय नाम से जानी जाती है। एक इम्पॉर्टेंट बुक है पेरिप्लस ऑफ इरेथियन सी। इसमें अरिकामेडु जो कि पौंडीचेरी के पूर्वी तट पर स्थित है, इसको रोमन बस्ती के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रोमन बस्ती हुआ करती थी उस समय पे, ऐसा उस किताब से मिलता है। साथ ही इसको पोडुके नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये PDF के माध्यम से नहीं याद हो रहा है तो मेरा सजेशन बस ये है आपको कि
जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें एंशियंट हिस्ट्री में थोड़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक लगती हैं उनको क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू ही हमें याद करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ये जो PDF प्रोवाइड किया जा रहा है, आप लोग अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे घटना चक्र के तो एग्जैक्टली क्वेश्चंस जो हैं वो वहीं से लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में आप लोगों को PDF जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। दक्षिण भारत में जो नगरों में व्यापारी हुआ करते थे, इनका संगठन हुआ करता था जिसको मणिग्रामम या फिर वलंजियर कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही नाम आप लोग याद कर सकते हैं। व्यापारियों का संगठन है जो कि व्यापार को प्रोत्साहन देता है। उरेयूर जो कि संगमकालीन नगर है, ये अपने सूती वस्त्रों के लिए एक बड़ा केंद्र माना जाता था। इसका विवरण जो है ये भी पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी में मिलता है। पांड्य राजाओं के जो जीवन रेखा है, ठीक है, ये वेंगी नदी को माना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, वेंगी नदी को माना जाता है। इसके साथ ही जो अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित थे पांड्य राज्य। इसके साथ ही जो इनकी कैपिटल थी वो मदुरा थी। मदुरा या फिर मदुरई जो है वो कैपिटल हुआ करती थी। चेर राज्यों पे विजय प्राप्त कर ली थी पांड्य शासक जयंत वर्मन ने, और उसके बाद इन्होंने एक टाइटल लिया था वानवन का। तो वानवन की उपाधि किसने ली थी? ये जयंत वर्मन ने ली थी। कब ली थी? जब ये पांड्य शासक थे। इन्होंने वानवन की उपाधि तब ली थी जब इन्होंने चेर राज्य पे अपना विजय प्राप्त कर लिया था। इसके साथ ही पांड्य शासक जो थे इन्होंने पल्लवों के विरुद्ध भी सफलता प्राप्त कर ली थी, और इसके एक शासक हुआ करते थे राज सिंह प्रथम। इन्होंने पल्लव भंजन की उपाधि जो है धारण की थी। मदुरई में एक इम्पॉर्टेंट मंदिर है मीनाक्षी मंदिर। माना जाता है कि इसका निर्माण जो है ये पांडवों के समय पे ही कंस्ट्रक्शन करवाया गया था। इसके साथ ही पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी में बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं जिनसे हमको पल्लव, चेर, चोल, इन सब साम्राज्य के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अभी ये जो एक नाविक के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक ग्रीक नाविक है, अज्ञात व्यक्ति हैं, एनोनिमस हैं, जिनके द्वारा ये पर्टिकुलर पुस्तक जो है वो लिखी गई है। इसमें कुछ प्रमुख बंदरगाह के नाम मिलते हैं। इम्पॉर्टेंट है, याद करिएगा। यहाँ पे पश्चिमी तट यानी कि वेस्टर्न घाट्स की बात की जाए, वेस्टर्न साइड्स में जो इम्पॉर्टेंट पोर्ट पाए जाते हैं, बंदरगाह पाए जाते हैं, इसमें है नौरा, टूंडी, मुशीरी और नेलीसेंडा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, कैसे भी याद कर लीजिए, निमोनिक्स बना के याद कर लीजिए, या जो भी आप लोगों को तरीका समझ में आए। 2-3 बार याद करिए, याद हो जाएगा। पूछे जाते हैं इस पे प्रश्न। पोर्ट्स जो है इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। इसके साथ ही कदम्ब राजा जो थे, कदम्ब जो हैं, अगर इनके राज्य की बात की जाए तो प्रेजेंट डे जो गोवा है ये कदम्ब शासन के अंडर में आता था। इनकी राजधानी वनवासी हुआ करती थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही जो इसकी स्थापना है ये मयूर शर्मन के द्वारा की गई थी। कदम्ब राज्य को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था। पुलकेशिन द्वितीय जो किस डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का आज का लेक्चर। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे कि कितना हमने जो लेक्चर में पढ़ा है तो हम लोग किस तरह से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव बस इतना है कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि घटना चक्र के अगर क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसकी पूरी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, और आई होप, क्योंकि इतनी बार मैंने कहा है तो मैं एज्यूम करती हूँ कि आप लोगों ने 1-2 बार क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश की होगी, साथ ही सॉल्व करने की कोशिश किया होगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे हम आपको। परेशान नहीं होना है, अगर आप लोगों के पास हिंदी में अवेलेबल है तो आप लोग हिंदी वाली किताब भी खोल के देख सकते हैं। तो पहला है आपका कि किसने चोल साम्राज्य का जो फाउंडेशन है ये रखा था। लगभग 9th सेंचुरी AD में चोल साम्राज्य का स्थापन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो विजयालय के द्वारा किया गया था। ठीक है, कहीं कहीं पे परांतक प्रथम भी लिखा मिलता है। तो परांतक प्रथम जो है वो एक तरह से इसके वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। वास्तविक संस्थापक का मतलब ये है कि थोड़े से स्ट्रॉन्ग रूलर हुआ करते थे और काफ़ी इन्होंने आसपास में विजय प्राप्त की थी। बट अगर जो रियल फाउंडर हैं ये विजयालय हैं और आप लोग विजयालय के नाम से इसको याद कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में नहीं अवेलेबल है तो परांतक प्रथम जो है, जो कि इनके पौत्र हुआ करते थे यानी कि ग्रैंड सन हुआ करते थे, उनका भी नाम कभी कभी फाउंडर में लिया जाता है कि इन्होंने चोल साम्राज्य को एक्सपैंड किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा साउथ इंडिया का
ऐसा डायनेस्टी है जिसका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ग्राम प्रशासन जो है वो सबसे अच्छा हुआ करता था। बार बार मैंने आपको बताया ग्राम प्रशासन के लिए चोल राज्य जो था ये फेमस हुआ करता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे चोल राजा हैं जिन्होंने बे ऑफ बंगाल को, बंगाल की खाड़ी को चोल लेक में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, इनका नाम है राजेंद्र प्रथम। इनके द्वारा एक शहर भी बसाया गया था गंगई कोंड चोलपुरम, जो कि बाद में इसकी राजधानी भी बन गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, इनके द्वारा इन्होंने टाइटल भी लिया था गंगई कोंड का, साथ ही एक अपनी कैपिटल बनाई थी गंगई कोंड चोलपुरम, और साथ ही बे ऑफ बंगाल को एज अ चोल लेक की उपाधि दी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोगों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो पहले बना था और कौन सा बाद में बना था। ठीक है, तो सबसे पहला है बृहदेश्वर मंदिर, दूसरा है गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर, तीसरा है शोर मंदिर जो कि महाबलीपुरम में बना है, और चौथा है आपका सप्त पगोडा। ठीक है, तो यहाँ पे सप्त पगोडा जो है वो 640 ईस्वी के आसपास बनाया गया है। शोर टेम्पल जो महाबलीपुरम में बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है। ये लगभग 650 से 800 ईस्वी में बना है। इसके बाद आता है बृहदेश्वर मंदिर जो कि राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया है, और राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनवाया गया है गंगई कोंड चोलपुरम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन से राजा जो थे, चोल राजा, जिन्होंने अपनी नेवल आर्मी स्टार्ट की थी। ठीक है, तो यहाँ पे नौसेना जो है किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो राजराज प्रथम के द्वारा स्टार्ट की गई थी, और माना जाता है कि इन्होंने श्रीलंका पे सबसे पहली बार अटैक किया था। ठीक, तो श्रीलंका पे अटैक किया, साथ ही श्रीलंका का जो नॉर्दर्न पोर्शन है, ठीक, उत्तरी हिस्सा जो है इंपॉर्टेंट है, उत्तरी हिस्सा इन्होंने अटैक किया था, उत्तरी हिस्सा पे इन्होंने कब्जा किया था, कि इन्होंने राजराज प्रथम ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पे राजराज प्रथम जो है इन्होंने अनुराधापुर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, अनुराधापुर पे अटैक किया था, और साथ ही उत्तरी हिस्सा जो है श्रीलंका का वो कैप्चर कर लिया था। इसके बाद इनके पुत्र आते हैं राजेंद्र प्रथम, जो कि सदर्न आइलैंड पे कब्जा कर लेते हैं, मतलब पूरा ही श्रीलंका जो है ये इनके कब्जे में आ जाता है। महेंद्र पंचवे जो राजा थे, मतलब महेंद्र फिफ्थ जो थे, ये इन पे अटैक करते हैं और साथ ही पूरे श्रीलंका पे कब्जा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे चोल राजा हैं जिन्होंने सिलोन को कैप्चर कर लिया था, कॉन्कर कर लिया था। अभी उत्तरी अगर श्रीलंका लिखा जाए तो राजराज प्रथम आएगा, अगर पूरा श्रीलंका या फिर सिलोन लिखा जाए तो आएगा राजेंद्र प्रथम। ठीक है, इसके साथ ही श्रीलंका से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने श्रीलंका को स्वतंत्र राज्य कर दिया था, इसके साथ ही अपनी पुत्री का विवाह भी करवाया था सिंघल के राजा के साथ। ठीक है, सिंघल के राजकुमार के साथ। तो ये इनका नाम है कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम चोल राजा हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका से रिलेटेड मैंने आपको 3 जानकारी दी। उत्तरी श्रीलंका पे अटैक किया था, साथ ही कैप्चर किया था राजराज प्रथम ने। जो उनके पुत्र थे राजेंद्र प्रथम, इन्होंने पूरे श्रीलंका पे कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही जो महेंद्र फिफ्थ थे उनको बंदी बना लिया था। नेक्स्ट आते हैं कि श्रीलंका को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर देते हैं, साथ ही अपनी पुत्री का विवाह भी कर देते हैं सिंघल के राजकुमार से। ऐसे व्यक्ति हैं कुलोतुंग प्रथम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुरुशपाल इंस्क्रिप्शन, जो कि छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन भी है ये। छत्तीसगढ़ में ये इंस्क्रिप्शन पाया जाता है। इसमें कौन से राजा के बारे में मेंशन हो रखा है, तो ये सोमेश्वर प्रथम के बारे में हो रखा है। ठीक है, सोमेश्वर प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ऐसी डायनेस्टी है, राज्य है, जिसमें जो महिलाएं थी वो उच्च पद पर नियुक्त किए जाती थी, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चालुक्य। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कालिदास के बारे में कौन से इंस्क्रिप्शन में, कौन से अभिलेख में इनका मेंशन मिलता है कालिदास का, तो ये है एहोल इंस्क्रिप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एहोल इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर महाकाव्य है और ये किस पे बेस्ड है, टॉपिक क्या है इसका। तो सबसे पहले है थिरुकुलर, जिसको सिर्फ कुरल नाम से भी जानते हैं। कुरल ये एक तरह की फिलॉसफी है। तोल्कापियम जो है ये मैंने आपको बताया था ग्रामर और पोएट्री जो है। ठीक है, काव्य संबंधित और साथ ही व्याकरण संबंधित तोल्कापियम है। शिल्पाधिकारम जो है ये एक तरह की एक
लव स्टोरी है। इसके बाद आता है मणिमेखलाई, ये मर्चेंट की कहानी है, इसी शिल्पाधिकारम का ही आगे का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो मर्चेंट की कहानी है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संगम काल में कौन सा डायनेस्टी जो है जिसका मेंशन नहीं था या फिर वो रूलिंग डायनेस्टी नहीं हुआ करती थी, ये बताना है हमें, ठीक। तो यहाँ पे चेर का वर्णन मिलता है, चोल का वर्णन मिलता है, पांड्य का वर्णन मिलता है, पल्लवों का वर्णन नहीं मिलता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पल्लव जो है वो एक रूलिंग डायनेस्टी नहीं हुआ करती थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि कुरल जो है वो किस भाषा में लिखा गया, तो ये तमिल भाषा में लिखा गया है। इसके साथ ही तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया और इसको मुप्पल नाम से भी जाना जाता है। इसको बाइबल, तमिल का बाइबल और साथ ही लघु वेद भी कहा जाता है तमिल साहित्य का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ राज्य दिए गए हैं और इनकी राजधानी दी हुई है। तो पल्लवों की बात की जाए तो इनकी राजधानी जो थी, पल्लव की राजधानी कांची हुआ करती थी, इंपॉर्टेंट है, पल्लवों की राजधानी कांची हुआ करती थी। पांड्य की राजधानी जो है मदुरा या फिर मदुरई हुआ करती थी। यादवों की राजधानी जो है वो देवगिरी हुआ करती थी और काकतीय वंश की राजधानी जो है ये वारंगल हुआ करती थी, ठीक है। तो ये सभी जो है करेक्टली आप लोग मैच कर सकते हैं। कैपिटल्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार सभी जो कैपिटल्स हैं और इनके फाउंडर हैं ये आप लोग एक लिस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऐसे ही है कि यहाँ पे राज्यों के नाम लिखे हुए हैं और उसके साथ ही इनकी राजधानी मेंशन है। जैसे अगर चालुक्यों की बात करें तो हमने पढ़ा है कि बादामी के चालुक्य, उसके बाद कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी कैपिटल हो जाएगी बादामी। पल्लवों की राजधानी मैंने आपको बताई कांची या फिर कांचीपुरम। हर्ष की राजधानी जो है ये कन्नौज है और पांड्य की राजधानी जो है ये मदुरई है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कौन से राजा जो हैं ये डायरेक्ट प्रजा के द्वारा बनाए गए राजा थे, इलेक्ट किए गए राजा थे। तो सबसे पहला नाम है हर्षवर्धन, दूसरा नाम है पाल वंश के गोपाल, यशोवर्मन और चौथा नाम है पल्लव वंश के नंदीवर्मन। तो यहाँ पे गोपाल और नंदीवर्मन जो कि पल्लव वंश के हैं, गोपाल जो कि पाल वंश के हैं, इन सभी को जो जनता थी, प्रजा थी, उन्होंने डायरेक्टली इनको इलेक्ट किया था एज अ राजा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से राजा थे जिन्होंने जो जानवरों पे अत्याचार हुआ करता था काशी राज्य में, इसको रोकने के लिए अपने कुछ मिनिस्टर्स को भेजा था वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चालुक्य राजा जो हैं कुमारपाल, अभी ये जो डेटा है ये आप लोग जब जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने डेटा जो है वो आपके क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो चालुक्य राजा हैं कुमारपाल, इन्होंने ऐसा किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर सकते हैं आप लोग। इसके साथ ही देख सकते हैं कि यूपी आरओ में पूछा गया 2016 का प्रश्न है और इस डेप्थ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए प्रिपेयर रहिए कि हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए और क्वेश्चन के माध्यम से ही जो जितनी जानकारी आप ले सकते हैं उतना लेने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम्ब राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो मैंने आपको बताया वनवासी इसकी कैपिटल हुआ करती थी। नेक्स्ट है मीनाक्षी टेम्पल जो है ये कहाँ पे स्थित है? जो कि पांड्य की कैपिटल मदुरई में स्थित है। इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जितना भी टॉपिक्स जो थे, हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आप लोगों का काम ये है कि जिस तरह से मैंने आप लोगों को घटना चक्र के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि कितना हेल्पफुल हो रहा है। एक बार नोट्स पढ़ने के बाद अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्टली नोट्स के माध्यम से ही आपको चीज़ें क्लियर हो जा रही है, ठीक है। तो बस इसी को याद करिए, आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप उसको रिवाइज करते रहिए और एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो इस तरह से आप लोगों की बहुत ईजिली, आप लोग जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे किसी भी एग्जाम में, आप लोग आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप लोगों से पूछूंगी। पूरे एंशिएंट हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं, मतलब जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ। प्लीज़ आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से करिए। पहला क्वेश्चन है कि चोल वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी? पूरा सीक्वेंस में बताना है कितनी राजधानियाँ हुआ करती थी, किस समय पे हुआ करती थी। चोल वंश की राजधानी बतानी है आपको। नेक्स्ट आपको बताना है अशोक के कौन से इंस्क्रिप्शन जो मिले हैं उसमें अशोक शब्द का यूज़ किया गया है, ठीक है। अशोक शब्द का यूज़ जो है वो कौन से इंस्क्रिप्शन में किया गया है। नेक्स्ट आपको बताना है अशोक के कौन से इंस्क्रिप्शन में पशु बलि निषेध के बारे में वर्णन किया गया है, पशु बलि निषेध। और लास्ट क्वेश्चन है कपूर मंजरी के लेखक कौन है?
ठीक है, ये सभी प्रश्न जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आंसर करिएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट जो भी आप लोग सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं 108 दिन की सीरीज़ में, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।